नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की और जानने की कोशिश करते हैं कि रिसेंटली जो इनके रिजल्ट्स आए उसमें इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी रिसेंटली इनके कुछ कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स हुए हैं और ये सब रिज़ल्ट आने के बाद हुए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं आखिर मुकेश अंबानी के दिमाग में क्या है। वो इस कंपनी को NBFC बनाना चाहते हैं या किसी और डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा दांव खेलकर अपने आप को एक यूनिक कंपनी के रूप में या इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक यूनिक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिलायंस ग्रुप में धीरू भाई और उनके सुपुत्र मुकेश अंबानी का हमेशा प्रयास ये रहता है कि जिस भी क्षेत्र में जाएं वो वहाँ पर नंबर 1 प्लेयर बने और इस तरह की सर्विसेज वो अपने ग्राहकों को दें कि उसके आगे कोई टिक नहीं पाए और शायद ही कोई ऐसा बिज़नेस हो जिसमें उन्होंने प्रवेश किया हो और फिर वहाँ से वो उनको ये बिज़नेस बंद करना पड़ा हो। चाहे वो टेलीकॉम की बात करें तो जब एस्टेब्लिश प्लेयर्स के सामने जियो अपना मोबाइल लेकर आया तो बहुत लोगों को ये लगा कि ये बहुत ही कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है और जियो को शायद काफ़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन आज की तारीख में जियो नंबर 1 प्लेयर है टेलीकॉम के क्षेत्र में और धीरू भाई अंबानी का ये सपना कि हर हाथ में सस्ता मोबाइल हो वो मुकेश अंबानी ने साकार करके दिखा दिया है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं 2 साल पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज से इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डीमर्जर हुआ और ये जो कंपनी है ये ऑल एनकम्पासिंग यानी कि आपको जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे लोन से रिलेटेड हो, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड हो, तो वो सारी सर्विसेज वो किसी न किसी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड 5 मार्च 2025 को हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कंप्लीट बिजनेस मॉडल का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के कंप्लीट बिजनेस मॉडल का अध्ययन किया था। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख लें जिससे आपको ये जो वीडियो है इसके समझने में आसानी रहे। तो देखिए पहले बात करते हैं कि इनके संक्षेप में कि इनके बिजनेस वर्टिकल कौन कौन से हैं। तो ये यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ये फिजिटल यानी फिजिकल प्लस डिजिटल दोनों तरीके से ऑपरेट करता है और इनका एक जियो फाइनेंस ऐप है। इसके अलावा इनके देश भर में प्रेजेंस भी है, फिजिकल स्टोर्स भी है जहाँ पर ये जाकर अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी सर्विसेज ये अपने ग्राहकों को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए एक इनकी NBFC कोर NBFC आर्म है, उसका नाम जियो क्रेडिट लिमिटेड है। पहले उस कंपनी का नाम जियो फाइनेंस हुआ करता था, लेकिन ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो फाइनेंस में जो कन्फ्यूज़न हुआ करता था लोगों को, उससे बचने के लिए अब इन्होंने उस जियो फाइनेंस जो बेसिकली इनकी NBFC है उसका नाम चेंज करके जियो क्रेडिट लिमिटेड कर दिया है। इसके अलावा ये इंश्योरेंस का काम भी करते हैं यानी इंश्योरेंस भी बेचते हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर हैं ये। तो वहाँ पर इनकी जो कंपनी है वो जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग है। इसके अलावा इनके जियो पेमेंट बैंक है जो जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है उस तरीके का। और साथ ही साथ ये कुछ जिस तरीके से एक पेटीएम या इस तरह की जो सर्विस जो पेमेंट सोल्यूशन से रिलेटेड, तो जियो पेमेंट बैंक और जियो पेमेंट सॉल्यूशंस जो है ये इनकी बैंकिंग टाइप की जो सर्विसेज हैं वो देती है। इसके अलावा इनका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वहाँ पर इनका ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर है। तो जियो ब्लैक रॉक करके इनकी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है। अब बात करते हैं ये जो 4 वर्टिकल हैं इनकी जो कंपनीज़ है इनकी परफॉर्मेंस की बात। आपको एक चीज़ अवश्य ध्यान रखनी है कि ये जो कंपनी है यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें रिलायंस के काफ़ी ज़्यादा शेयर हैं और सिर्फ आपको अभी ये चीज़ देखनी है कि इनके जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इनके एक तरीके से वर्टिकल्स के रूप में काम करते हैं
उनमें क्या प्रगति हो रही, क्योंकि ये अभी भी एक कंपनी इन मेकिंग है, यानी कि अभी इसकी ज़्यादातर वैल्यू, ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है इसकी ज़्यादातर वैल्यू जो इसके पास रिलायंस के शेयर हैं वहाँ से आती। इसके जो कोर ऑपरेशंस हैं ये अभी धीरे 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 डेवलप हो रहे हैं। तो आपको इसके रिजल्ट्स को जब देखना है तो वहाँ पर आप इनके डिफरेंट वर्टिकल्स में क्या प्रगति हो रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा ध्यान देना, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि इनके ओवरऑल रिजल्ट्स क्या आए। तो जो पेमेंट बैंक की बात है वहाँ पर इनके जो डिपॉजिट्स हैं वो 295 करोड़ से बढ़कर पिछले क्वार्टर में, यानी कि मार्च क्वार्टर जो 2025 का था, वहाँ पर 295 करोड़ से बढ़कर इस क्वार्टर 1 2026 में 358 करोड़ हो गया है। इसके साथ ही साथ इनके जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की संख्या है वो पिछले क्वार्टर में 20,000 थी जो अब 51,000 हो गए हैं। और पेमेंट सॉल्यूशंस की बात करूं तो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी जिस तरीके से अपन पेटीएम पे पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर 6,000 करोड़ से बढ़कर 7,700 करोड़ के करीब हो गई। अब ये जो वॉल्यूम मैंने आपको नंबर्स बताए, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो डिपॉजिट्स होता है तो वो डिपॉजिट जब पेमेंट बैंक लेता है तो उस पर कुछ ब्याज जो है वो ग्राहक को देता है और उससे ज़्यादा ब्याज ये अर्न करता है आरबीआई या इस तरीके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लाकर। तो उनका जो बीच का डिफरेंस है ना, वो उसकी इनकम हुआ करती है। इसी के साथ जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस की मैंने बात की, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर किसी बैंक के बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं और वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस बैंक के बिहाफ पर थ्रू जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट करने के लिए वो बैंक से चार्ज करते हैं, कौन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके साथ ही साथ जो ये पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर भी मर्चेंट से डिफरेंट टाइप की फ़ीस ये चार्ज करते हैं। अब जियो क्रेडिट लिमिटेड की बात करूँ तो इन्होंने जो क्वार्टर 4 25 में 10,000 करोड़ के लोन दिए और ये अब बढ़कर 11,600 करोड़ का हो गया है। अब बात करें इनके म्यूचुअल फंड बिजनेस की, जो इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ जॉइंट वेंचर में कर रखा है, तो वहाँ पर इन्होंने अपना एक मेडन यानी पहला डेट फंड लॉन्च किया। वो ओवरनाइट लिक्विड और मनी मार्केट फंड था और 17,800 करोड़ रुपए उससे उन्होंने जुटाए हैं। और इसके साथ ही साथ जून में इनको वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग का लाइसेंस भी मिल गया है। जुलाई में अभी रिसेंटली इनको 5 इंडेक्स फंड लॉन्च करने की परमिशन भी मिली है। तो ये बेसिकली इनकी बिज़नेस की प्रगति है। और फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रगति डिसेंट प्रगति है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में किया। इनके प्लान्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। वो क्या प्लान्स हैं वो आगे देखते हैं। एक और डेवलपमेंट जो इनका रिसेंटली हुआ है, तो उन्होंने 30 जुलाई को 1528 करोड़ जो है वो वारंट इशू करके जुटाए हैं। वो वारंट इन्होंने पब्लिक को इशू नहीं किया है, ये एक प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू हुए हैं और 316 रुपये 50 पैसे में अपने प्रमोटर ग्रुप की कंपनीज़ को ये वारंट इशू किए हैं। और ये इसलिए है कि ताकि इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बैलेंस शीट है इसमें पैसा आए, क्योंकि बेसिकली ये पैसे का खेल है। यानी एनबीएफसी या जितने भी बिजनेसेस होते हैं इस तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज वाले, इसमें जितना बड़ा पैसा आपके पास होता है उतने ही स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा करने में आपको मदद मिलती है। ये जो 1528 करोड़ रुपए लगाए गए हैं, ये अंबानी परिवार की निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति के थ्रू जो इन्होंने कंपनीज क्रिएट की हैं उनके माध्यम से इस कंपनी में पैसा लगाया गया है। और ये इसलिए कि अंबानी ग्रुप यानी अंबानी के परिवार के लोग इस बात को इस कंपनी को बहुत भविष्य में बहुत बड़ा होते देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर ये रिलायंस के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते तो शायद रिलायंस के बाकी शेयर होल्डर्स के साथ इनको अपनी वेल्थ शेयर करनी पड़ती। अभी करंट प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 47.12% है, जो ये वारंट के कन्वर्ट होने पर जो 18 महीनों में कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर्स में, तो उसके बाद इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 54.19% हो जाएगी। अब बात करते हैं इनका जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जो मीडिया में बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया गया है, वो ये है कि जुलाई 18 को इन्होंने घोषणा की कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यूरोप की या जर्मनी की जो बहुत बड़ी कंपनी है आलियांज
एजी उसके साथ मिलकर उसकी एक सब्सिडियरी के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? री इंश्योरेंस के लिए। अब ये री इंश्योरेंस क्या होता है? तो बात ये है कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक रिस्क आ जाता है कि अगर मान लीजिए एक साथ सारे लोग जिन्होंने इंश्योरेंस कराया उनके क्लेम आ गए, तो शायद उतना क्लेम देने की सामर्थ्य उस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं हो। एक उदाहरण के लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपकी एक बाइक है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और एक दूसरा व्यक्ति है उसकी बाइक की कीमत भी 1 लाख रुपए। आप दोनों ने 2-2 हज़ार रुपये देकर आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देके अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपकी दोनों की बाइक अगर किसी कारण से डैमेज हो गई तो या कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, तो उस इंश्योरेंस कंपनी को उस बाइक के 2,000 के प्रीमियम के बदले में आपको दोनों को 1-1 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी उसके पास आए 4,000 रुपये लेकिन उसने दिए टोटल 2 लाख रुपए। तो हो सकता है जब अगर ये मैंने छोटी कैलकुलेशन करके बताया, लेकिन अगर जब इसको एक बड़ी क्वांटिटी या बड़े नंबर ऑफ क्लेम्स के रूप में देखें तो हो सकता है कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं हो। तो होता क्या है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और कुछ अपने आप को सेव करने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो खुद को इंश्योरेंस खुद के लिए इंश्योरेंस जब लेती है तो वो जिन कंपनियों से इंश्योरेंस लेती है वो कंपनी री इंश्योरेंस कंपनीज या री इंश्योरर्स कहलाती हैं। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज खुद अपने आप में बड़ी होती हैं, तो उन इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनीज होती हैं वो और भी बड़ी होनी चाहिए, यानी उनकी डीप पॉकेट्स होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उनको ये पता होना चाहिए कि कैसा रिस्क किधर से आ सकता है, यानी कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का मुझे क्लेम लेना है, उस पर कितने पैसे मुझे लेने हैं, ये सब चीज़ अंडर राइटिंग बोलते हैं इन सब चीज़ों को। तो कितने तो मुझे पैसे इस इंश्योरेंस के बदले री इंश्योरेंस के बदले में लेने हैं और किसको मुझे इंश्योर करना है और किसको मुझे इंश्योर नहीं करना है। मतलब ऐसा पोर्टफोलियो या ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको ये गारंटी हो कि भाई ये तो क्लेम आना ही आना है, तो मैं तो कमाई करने के लिए, यानी री इंश्योरर भी कमाई करने के लिए बैठा है ना। तो बात ये है कि जब री इंश्योरेंस का धंधा है वहाँ पर आपको 2-3 रिक्वायरमेंट है। उसमें पहली रिक्वायरमेंट है आपके पास पैसे जो है वो डीप पॉकेट्स वाले, आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, डीप पॉकेट्स आपकी होनी चाहिए। आपको अंडरराइटिंग स्किल्स यानी आपको रिस्क पहचानना आना चाहिए, किसको लेना है किसको नहीं लेना ये बिल्कुल क्लियरली आना चाहिए। और जो तीसरी बात ये है कि आपके पास बहुत बढ़िया टैलेंट होना चाहिए। भारत में जो ये री इंश्योरेंस का मार्केट है करीब 50,000 करोड़ का है और इसमें जो मेजर प्लेयर है डोमेस्टिक प्लेयर वो केवल एक है, वो है GIC रे मतलब री इंश्योरेंस वाला। और इसके अलावा एक वैल्यूएटिक करके एक अभी कंपनी है, वो फॉरेन की कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है, और बाकी जो 2-3 कंपनीज़ हैं वो फॉरेन की ब्रांचेस हैं, यानी कि उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कंपनी के फॉर्म में भारत में नहीं है। तो री इंश्योरेंस का जो 50,000-55,000 करोड़ का मार्केट है उसमें अभी एक ही प्लेयर है जो पुराना प्लेयर है, वो PSU है GIC रे। तो अगर रिलायंस को या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ये एलियांज के साथ री इंश्योरेंस कंपनी बनाने का लाइसेंस मिल जाता है तो एक तरीके से आप ये समझिए री इंश्योरेंस का जो खाली मैदान भारत में है उसमें इनके पास डीप पॉकेट्स भी होंगी, इनके पास एलियांज की एक्सपर्टाइज भी होगी और इनके पास जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज या रिलायंस का जो मार्केट से रिलेटेड नॉलेज है वो भी होगा। और ये जो मैदान है इसमें कंपटीशन भी बहुत ही कम है, तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। इसके साथ ही साथ ये जो है एक एग्रीमेंट इन दोनों ने यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और एलियांज ने किया है कि ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेचेंगे। री इंश्योरेंस की बात अलग है, साथ ही साथ ये दोनों मिलके हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट भी बेचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिज़ाइन किए और मुझे पता है कि ये किस तरह के क्वालिटीज़ की है, यानी कितना रिस्क इसमें आ सकता है, ठीक है। और मैं उस प्रोडक्ट को मेरी के एक कंपनी के द्वारा री इंश्योरेंस जब मैं कराऊंगा
तो आप ये समझ लीजिए कि उस री इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है ना वो भी कम आएगी, और जब री इंश्योरेंस की कॉस्ट कम आएगी जो ओरिजिनल इंश्योरेंस है वो भी कम होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये दोनों चीज़ें इनकी फ्रूटफुल हो जाती हैं, अभी ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग में यानी दूसरी कंपनी का माल ये दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं, तो अगर इन्होंने ये चीज़ डेवलप कर ली तो आप ये समझ लीजिए भारत का जो मार्केट है वो 10-12% पर एनम की दर से, इंश्योरेंस मार्केट जो है वो 10-12% पर एनम की दर से बढ़ रहा है। और इनके आने के बाद जिस तरह का डिसरप्शन इन्होंने ये फ़ोन वाले मार्केट में किया, टेलीकॉम के मार्केट में किया, उसी तरह का डिसरप्शन मुझे नज़र आ रहा है इंश्योरेंस के मार्केट में। तो सावधान हो जाने चाहिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, और साथ ही साथ आपको ये भी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये जो कंपनी है ना ये लाइफ और जनरल जो यानी कि हेल्थ और गाड़ियों से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसके प्रीमियम भी नीचे लेके आएगी। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब भविष्य की योजनाएं हैं। अभी फ़िलहाल ये जो शेयर है ये अपने लोअर लेवल से काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप तसल्ली से इंतज़ार करें, इसके आगे के डेवलपमेंट्स को देखें। लेकिन मुझे ये पक्का विश्वास है ये बहुत बड़ी डिसरप्टर फाइनेंशियल सेक्टर में भी लेकर आने वाली कंपनी है। शेयर को खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इस बारे में कोई फैसला करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।